हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स कक्षा 10 के बच्चों के लिए। अभी उत्तराखंड बोर्ड ने प्री बोर्ड एग्ज़ाम कराया था। ठीक है, 27 मार्च से उत्तराखंड बोर्ड की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। आपका पहला पेपर जो मुझे लगता है, जो मैंने स्कीम देखी है उसके हिसाब से 28 फरवरी को है, और गणित का जो पेपर है आपका वो 6 मार्च को है। तो बोर्ड एग्ज़ाम की स्कीम जारी हो गई है, और जो आपका एडमिट कार्ड है, जो आपको प्रवेश पत्र विद्यालय से मिलने वाले हैं, उसी के पीछे स्कीम छपी हुई है किस तारीख को कौन सा पेपर होना है। ठीक है, तो आपकी मैथ्स की तैयारी के लिए पहले मैंने बोर्ड द्वारा जारी सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन दिया था। अब मैं प्री बोर्ड एग्ज़ाम, जो प्री बोर्ड अभी आपके हुए थे, ठीक है, प्री बोर्ड एग्ज़ाम आपका हुआ था जनवरी के महीने, ठीक है ना, जनवरी में आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था। तो उस पेपर को भी आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। डिफरेंट टाइप के पेपर्स आप देखिए, जो सैंपल पेपर भी सॉल्व किया हुआ है, जो मैं प्री बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर भी सॉल्व करूँगा आप इस समय का, जो 2024 में प्री बोर्ड एग्ज़ाम का आपका गणित का पेपर हुआ उसको भी सॉल्व कर रहा हूँ। 2023 का मैथ्स का पेपर भी आप देखिए, वहाँ सैंपल पेपर भी आप देखिए। तो बोर्ड में किस रूप में प्रश्नों को हल किया जाता है एक आइडिया आपको आएगा। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन भी मैच कर जाते हैं। जो क्वेश्चन यहाँ किए जा रहे हैं, कभी कभी ऐसा चांस भी आता है कि ये प्रश्न, कभी कभी कुछ प्रश्न बोर्ड के पेपर में भी आपको मिल सकते हैं। नहीं तो तरीके, जो तरीके यहाँ विभिन्न प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए होंगे, उसी टाइप से प्रश्न यदि बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है तो वहाँ भी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आइए इस पेपर को सॉल्व करते हैं और आप इसकी बढ़िया से तैयारी कीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट, मैं हमेशा आप लोगों से एक बात कहता हूँ कि आप अपना रिवीजन बहुत बढ़िया करिए। एक बार पढ़ लिया से कुछ नहीं होने वाला, कई बार रिवीजन करिए, 5-6 बार आप रिवीजन करिए। मैं मैथ्स का टीचर हूँ तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैथ्स के लिए अपने सिलेबस को 5 to 6 टाइम्स आपको रिवाइज करना है। ठीक है, बोर्ड ने आपको पर्याप्त समय भी दिया है तैयारी के लिए, गैप आपको अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी आप 13 फरवरी आज है, तो इस महीने भी काफ़ी दिन आपको मिल रहे हैं। तो प्रतिदिन आप ध्यान से मैथ्स का रिवीजन करिए और विषय का भी करिए। एक अपना टाइम टेबल ठीक से बना लीजिए और उसको फॉलो करिए। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि बार बार जब आप रिवीजन करेंगे तो बोर्ड का पेपर जो आता है, 3 घंटे का जो पेपर आता है, आप आसानी से 3 घंटे के अंदर पूरा पेपर सॉल्व कर देंगे यदि आपने अच्छी प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस अच्छी नहीं करेंगे तो फिर क्वेश्चन को समझने में समय लगेगा, सॉल्व करने में समय लगेगा, और आप पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो स्टूडेंट अपनी आजकल बढ़िया सा तैयारी करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में उनके लिए पेपर सॉल्व करना बहुत आसान होने वाला है। तो आजकल बढ़िया सा मेहनत करिए। ठीक है, यही समय है, सही समय है। इस समय का आपने बेहतर यूज कर दिया तो आगे बोर्ड पेपर आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं और बहुत अच्छे मार्क्स से आप एग्ज़ाम को पास करेंगे। एक बात आपसे और कह दूं कि बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर आसान आता है, इसलिए दिमाग में कोई ऐसी फिगर मत आप बनाइए कि बोर्ड का पेपर है पता नहीं किस रूप में आता है। ऐसा नहीं है, पेपर बिल्कुल इस रूप में आएगा जो बोर्ड ने सैंपल पेपर डाला उस रूप में, या जो मैं प्री बोर्ड का पेपर सॉल्व करूंगा इस रूप में आएगा। तरीका तो यही है, और आसान क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है ना, तो तैयारी में आप जरा सा भी कोई कमी नहीं करेंगे
तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से अच्छे अंक लाएं, परंतु उसके लिए आजकल आपको बढ़िया सा तैयारी करनी है। तो चलिए अब मैं ये जो प्री बोर्ड पेपर है, प्री बोर्ड परीक्षा 2024 गणित प्रश्न पत्र का हल, ठीक है, 2024 में एक पेपर आपके लिए प्री बोर्ड का बनाया गया, उसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर करके दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स होंगे, प्रश्न संख्या 1 के 8 भाग होंगे, ये बहुविकल्पी होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें आपको सही विकल्प का उत्तर देना है, जो सही है उसका उस विकल्प का उत्तर देना है। आपको इसमें कैलकुलेशन नहीं देनी है। प्रश्न हल करने के लिए कैलकुलेशन जो आपको करनी पड़ेगी वो आप रफ में करेंगे। ठीक है, कॉपी का बाएं पेज पे वहाँ ऊपर लिख दीजिए रफ वर्क, और बाएं पेज पे आप रफ वर्क करिए, अर्थव्यासीधी आंसर लिखिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। आपने परिमेय और अपरिमेय संख्याएं पढ़ी हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है, परंतु 22/7 एक परिमेय संख्या है। पाई का लगभग मान 22/7 होता है। ठीक है, तो अपरिमेय मतलब जिन संख्याओं का ठीक ठीक मान हमको ज्ञात नहीं है, जैसे वर्गमूल 2 ये अपरिमेय है, वर्गमूल 8 ये अपरिमेय। वर्गमूल 8 क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 8 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 गुणा गया 2 गुणा गया 2। अब जब वर्गमूल निकालते हैं तो जोड़े में से 1 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 2 वर्गमूल 2, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब ये भी अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। वर्गमूल 5 पूरा पूरा नहीं निकलता। ठीक है, 3 से गुणा है, परंतु वर्गमूल 5 अपने आप में अपरिमेय है। अब वर्गमूल 16 क्या हुआ, वर्गमूल 16 आप जानते हैं, वर्गमूल 16 को आप लिख सकते हैं 4 × 4, 4 × 4 = 16। और जब वर्गमूल निकालेंगे तो जोड़े में से 1 आ जाता है, तो 4 हो गया। ठीक है, और 4 क्या है, परिमेय संख्या है, 4 क्या है, परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या एक्चुअली, तो ये करेक्ट आंसर है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। तो आप जान गए कि बाकी ये सब संख्याएं अपरिमेय हैं, केवल वर्गमूल 16 यहाँ पर परिमेय संख्या है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला विकल्प सही है। तो किस रूप में उत्तर लिखेंगे, विकल्प, इस रूप में लिख दीजिए एक लाइन, विकल्प। कौन सा विकल्प, थर्ड, विकल्प थर्ड, उसमें क्या है, वर्गमूल 16 सही उत्तर है। ठीक है, सही उत्तर है, इसमें सही उत्तर ये वाला है। क्लियर हो गया। दूसरा आप देखिए, बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यकों की संख्या है। पहले तो आपको शून्यक जानना है, जीरोज। शून्यक मतलब चर, इसमें चर क्या है, x है ना, तो x के वे मान जिनके लिए बहुपद क्या हो गया, 0 हो गया। x के वे मान जिनके लिए बहुपद क्या हो गया, 0 हो गया, वो कहलाएंगे इस बहुपद के शून्यक। और इस x की घात है 2, ये क्वाड्रेटिक है, ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात चर में 2 घात है, यह बहुपद चर में 2 घात है, अधिकतम घात चर की क्या है, 2। तो इसमें कितने शून्यक होंगे, 2 होंगे। x के 2 ऐसे मान होंगे जिनके लिए यह बहुपद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो ये द्विपद है, बहुपद है। बहुपद कैसा है, द्विघात, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है। इसमें x की घात 2 है, तो x के 2 मान आएंगे। कहने का मतलब होगा कि x के वे दोनों मान आएंगे जिनके लिए शून्य हो जाएगा इतने के शून्यकों की संख्या। तो कितने हो जाएंगे शून्यकों की संख्या, 2। ठीक है, इस बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये वाला उत्तर आपका सही है। ठीक है ना, तो मैं लिख दूंगा विकल्प, इसका उत्तर विकल्प थर्ड। विकल्प थर्ड में क्या उत्तर है, 2 सही उत्तर है। बस इतना लिख दीजिए आप, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है आपने।
ठीक है। एक बार आपसे और कह दूं कि जब एक के बाद दूसरा प्रश्न आप करेंगे तो कॉपी में, बोर्ड की कॉपी में 3 लाइनें छोड़ देना, 3 लाइनें छोड़ देना। एग्जामिनर के लिए अंक रखने के लिए जगह रख देना यहाँ। माना आपने सटा दिया, ये इसी से सटा दिया, तो क्वेश्चन इतने और प्रश्नों के उत्तर इतने मिल गए आपस में कि कोई प्रश्न आपका मूल्यांकन करने से छूट सकता है और आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस रूप में गैप जरूर देना, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया है। तो इसमें इस बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है, क्योंकि 2 घात का है तो 2 शून्यक होंगे, तो विकल्प थर्ड 2 सही होता है। ठीक। अब तीसरा देखो, tan 60 डिग्रीज का मान है, tan 60 का मान। अब ट्रिग्नोमेट्री आप तैयार कर लीजिए। साइन के 0, 30, 45, 60, 90, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, ये 2 चीज़ आपको आ गई। फिर आपको टेन के भी वैल्यूज आ जाएंगे, टेन के मान आपको आ जाएंगे। tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है। तो tan 60 कितना हुआ, ये होता है वर्गमूल 3। tan 60 का मान क्या हुआ, वर्गमूल 3। सीधे आपके रोटिंग मेमोरी पे है ये। ठीक है। टेबल आपको याद रखनी चाहिए, साइन के और कॉस के। बाकी के आप सब निकाल देंगे। tan के कैसे निकालेंगे, साइन बाई कॉस करके। कॉट का कैसे निकालेंगे, tan का उल्टा कर लीजिए, या आप कह सकते हैं कॉट मतलब कॉस बाई साइन। ठीक। सेक होता है कॉस का इन्वर्स, जो कॉस का मान है उसका उल्टा कर दीजिए तो सेक आ जाएगा। और कॉसेक होता है साइन का इन्वर्स, साइन का व्युत्क्रम, साइन के मान का उल्टा कर दीजिए तो कॉसेक का निकल जाता है। ठीक है ना। ये तो सब आपने पढ़ा हुआ है। तो tan 60 डिग्रीज का मान है वर्गमूल 3। तो यहाँ पर लिख देंगे विकल्प कौन सा वाला, फर्स्ट में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 सही उत्तर है। ठीक हो गया। चलिए और आगे और क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का डी देखिए। समांतर श्रेणी 5, 10, 15, 20 का 10वां पद है। ये समांतर श्रेणी है। आप देखो 5, 10, 15, 20 डैश डैश डैश, ये समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी। कैसे, इसमें से इसको माइनस करिए 5, इसमें से इसको माइनस करिए 5, इसमें से इसको माइनस करिए 5। ठीक है। तो ये एपी है, ये समांतर श्रेणी है। इन्होंने दे भी रखा, हमने भी टेस्ट कर लिया इसका चाहिए 10वां पद। ठीक है। तो पहले तो मैं इसका लिख देता हूं प्रथम पद, एपी का प्रथम पद, मैं उसको ए से दिखाता हूं। तो प्रथम पद तो है 5। ठीक है। फिर निकालता हूं मैं इसका सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, या इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, या इसमें से इसको माइनस कर लीजिए। तो tan माइनस 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है। अब आपको निकालना है 10वां पद। ठीक है। n बराबर 10, n मतलब पदों की संख्या, मतलब 10वां चाहिए, n बराबर 10। तो आप जानते हैं कि nवां पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र आप याद रखेंगे। समांतर श्रेणी का nवां पद, अभी तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, पर मैं आपको समझाने के लिए सब कर रहा हूं। आप तो फटाफट रफ में निकालेंगे, आंसर दे देंगे। तो समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र ये दिया जाता है, जहां a प्रथम पद है, n पदों की संख्या है, d क्या है, सार्व अंतर है। तो यहां देखिए आप n मतलब 10, n की जगह 10 है, बराबर a प्रथम पद 5 प्लस n माइनस 1, n की जगह है 10, 10वां पद चाहिए। तो 10 माइनस 1 tan माइनस 1 इंटू डी कितना है 5। तो ये हो जाएगा a tan बराबर 5 प्लस
10 में से 1 गया 9, 9 पंजे 45, और 45 और 5 कितना हुआ 50। तो इस समांतर श्रेणी का 10वां पद कितना हो गया 50 हो गया। तो ये वाला आंसर राइट है। तो चलिए मैं ये आंसर लिख लेता हूँ। तो ये सारी कैलकुलेशन आप जो करेंगे बहुत तेज़ी में रफ में करना है। यहाँ आपको सही विकल्प लिखना है कि सही विकल्प कौन सा है। तो मुझे मालूम चल गया कि थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। ठीक हो गया। तो चलो यहाँ लिख लेता हूँ विकल्प थर्ड 50 सही उत्तर है। विकल्प थर्ड 50 सही उत्तर है। मतलब इस एपी का 10वां पद क्या है 50 हो गया, 50 हो गया। ठीक हो गया। अब इस प्रकार का प्रश्न पिछले साल बोर्ड परीक्षा में भी आया हुआ था, इस टाइप का। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको आपको बताता हूं। देखिए बिंदु 3-5 की y अक्ष से दूरी, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रश्न है, निर्देशांक ज्यामिति का। आप पूरे तल को 4 भागों में बांटते हैं। ऐसे पूरे तल को 4 भागों में बांटा जाता है। इसको कहा जाता है x एक्सिस और इसको कहा जाता है y एक्सिस। ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये मूल बिंदु है, ओरिजिन। ऐसा भी बोर्ड में प्रश्न आ सकता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0, x भी 0 और y भी 0। तो इसके निर्देशांक मूल बिंदु के 0,0 ये भी तैयार कर लीजिए। ठीक है। मूल बिंदु के जब दाएं ओर चलता हूं तो ये पॉजिटिव, बाएं ओर आता हूं नेगेटिव, ऊपर की ओर चलता हूं पॉजिटिव, इधर की ओर चलता हूं नेगेटिव। ये धन y एक्सिस है, ये ऋण y एक्सिस है, ये धन x एक्सिस है, ये ऋण x एक्सिस है। पॉइंट आपके पास 3-5, 3 कहाँ होगा देखो 1 2 3, x में 3, पहला कोऑर्डिनेट हमेशा x वाला होता है। x में 3, y में -5। तो y में -5 मतलब y तो प्लस तो ऊपर जाता है, माइनस नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ से 5 खाने नीचे, 1 2 3 4 5। तो इस सीध में आओ x3 और y यहाँ। तो ये है पॉइंट, एक्चुअली ये है 3-5, ये वाला पॉइंट है। ठीक है। इस बिंदु की y अक्ष से दूरी, ये है y अक्ष। तो y अक्ष से कितना दूर है यहाँ देखो, इसको मैं यहाँ मिलाया तो आप देख रहे हैं ये तो आपका कितना हो गया x कोऑर्डिनेट, ये तो 3 है, y कोऑर्डिनेट है -5। दूरी कौन सी हो गई, ये है दूरी y अक्ष से इस बिंदु की दूरी। x में 3 गए, y में -5, पर दूरी यहाँ से चाहिए, यहाँ से मतलब ये वाली दूरी। तो ये 3 है तो ये भी 3 है। ठीक है। तो इस बिंदु की y अक्ष से दूरी कितना है 3 है। इस बिंदु की x अक्ष से दूरी आप कर सकते हैं -5 कह सकते हैं आप, दिशा के लिए, दिशा सही। x अक्ष से दूरी आप -5 कह सकते हैं क्योंकि -5 है, वैसे दूरी धनात्मक होती है। ठीक है। तो y अक्ष से दूरी पूछिए तो कितना हो गया 3। तो ये वाला आंसर सही है। तो आप लिख देंगे विकल्प सेकंड 3 सही उत्तर है। ठीक हो गया। विकल्प सेकंड ये 3 वाला सही उत्तर है। भाई इतना लिखना है, एक लाइन। कैलकुलेशन जो भी होगा बहुत तेज़ी में करना है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये बहुविकल्पी हैं, 8 बहुविकल्पी होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। प्रश्न संख्या 1 में 8 बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न हैं। ठीक है। बाय द वे आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग जैसा कुछ नहीं है। आप अपने अंदाज से कुछ लिख दीजिए, कोई भी आंसर अपने अंदाज से लिख दीजिए। ठीक है ना। कोई भी प्रश्न अपने अंदाज से आप लिख देंगे
छोड़ना नहीं है। यदि आप छोड़ देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आपका 1 मार्क चला जाएगा। कई बार बाय गेस, अंदाज से भी प्रश्न सही हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब है निश्चित घटना की प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट। इसको मैं मिटा देता हूँ इनको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट, ये प्रायिकता का प्रश्न है। प्रायिकता भी आपके सिलेबस में है, प्रोबेबिलिटी भी आपने पढ़ी है। ठीक है, और बहुत सरल है, उसको आप तैयार करिए एग्जाम के लिए। निश्चित घटना, देखो निश्चित घटना, निश्चित घटना, श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। निश्चित घटना का मतलब हुआ कि जिसको होना ही होना है। आपने सिक्का उछाला तो हेड पड़ेगा या टेल पड़ेगा। ठीक है, सिक्का उछालने में या तो हेड पड़ेगा या टेल पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो आपसे बोला गया, माना आप कोई खेल खेलने वाले, 2 टीम ग्राउंड में हैं और आपको आप कॉइन टॉस करिए। आपने दूसरे कैप्टन को बोला, आप बोले, तो कैप्टन ने क्या कहा, वो दूसरे वाले क्या कह रहा है कि हेड या टेल, कुछ भी आ जाए तो मैं पहले खेलूँगा। वैसे ऐसा नहीं होता ना, या तो हेड बोलना पड़ेगा या टेल बोलना पड़ेगा। पर माना वो ये कहता है कि हेड आए चाहे टेल आए, मैंने खेलना है, तो निश्चित हो गया। तो ये है श्योर इवेंट, निश्चित घटना। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। आपने लूडो फेंका, पासा, आप वो खेलते हैं ना, क्या खेलते हैं आप, गेम खेलते हैं, लूडो, सांप सीढ़ी खेलते हैं। वहाँ लूडो होता है, एक डाइस, उसके 6 तल होते हैं। एक तल पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, 5, 6, ऐसे 6 तलों पे 1 से लेकर 6 तक संख्याएं हैं, या बिंदु बिंदु जो भी हैं। तो पासा फेंका और आप कह रहे हैं कि कोई भी अंक आ जाए 1 से लेकर 6 तक, तो आना ही आना है। या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। तो यदि आप ऐसा कह रहे हैं कि कोई भी अंक आ जाए 1 से लेकर 6 तक, जब पासा को फेंका गया, जब डाइस को फेंका, तो ये घटना क्या है, निश्चित घटना। ऐसी स्थिति में प्रायिकता का मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर तो मैं आपको बता देता हूँ। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1। तो आप लिख देंगे विकल्प सेकंड, विकल्प सेकंड क्या है, 1 सही उत्तर है। विकल्प सेकंड 1 सही उत्तर है, ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और प्रायिकता के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, किसी घटना की प्रायिकता, ये कोई घटना है। ठीक है, कोई घटना, प्रायिकता कब बोलेंगे उसको, माना एक बैग है, उसमें 5 नीली और 4 सफ़ेद गेंदें हैं। 5 नीली 4 सफ़ेद गेंदें बिना देखे एक बॉल निकाल ली हैं, तो इसको बोलते हैं यादृच्छया, एट रैंडम, बिना देखे। जब टॉस करते हैं तो बहुत ऊपर तक कॉइन फेंकते हैं, तो ये है यादृच्छया, एट रैंडम, बिना देखे हुए किसी घटना का होना। तो चांस हो गया तब। ठीक है ना, ठीक है। तो ये कोई घटना है, किसी घटना की प्रायिकता को इससे दिखाते हैं। तो प्रायिकता का अधिकतम मान होता है 1 और प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है 0। एक किस घटना की प्रायिकता 1 होती है, निश्चित घटना। ठीक है, और 0 किस घटना की प्रायिकता होती है, असंभव घटना, असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट। सॉरी, असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रायिकता, इसको भी याद रखना, असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। अब आप बोलेंगे असंभव घटना क्या हुई। जैसे मैं कह रहा हूँ, आप डाइस फेंक रहे हैं, पासा फेंक रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि 7 आने की प्रायिकता। तो जब पासे पे अंक 1 से 6 तक हैं, तो 7 कहाँ से आएगा, असंभव घटना हो गई। 7 का अंक या 8 का अंक या 9 का अंक। ठीक है,
ठीक है। तो पासा जब आप फेंकते हैं तो 1 से लेकर के 6 तक की संख्या आएंगी। 7 संख्या आ जाए या 8वीं संख्या आ जाए, 9 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, ये सब क्या है? असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। दूसरी बात कह दूं, एक थैला है, उसमें लाल और पीली गेंद है उसमें लाल और पीली गेंद हैं। यादृच्छा एक बॉल निकाली जाती है, यादृच्छा मतलब बिना देखे एक बॉल निकाली जाती है। कौन कौन सी बॉल हैं? लाल, रेड प्लस, मैं कहता हूं रेड प्लस येलो, लाल और पीली गेंदें हैं एक थैले के अंदर। यादृच्छा एक बॉल निकाल ली है, तो काली रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता, असंभव घटना हो गई। बैग में लाल और पीली गेंदें हैं, तो काली कहाँ से आएगी? आएगी नहीं, तो इसको बोलेंगे असंभव घटना। प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1, वो होती है निश्चित घटना। प्रायिकता का न्यूनतम मान, छोटा से छोटा मान क्या है? 0, वो असंभव घटना होती है। बाकी प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच होता है। प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता। प्रायिकता का मान कभी भी 0 से छोटा नहीं होता। 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक। आपसे बोला जा रहा है एक घटना की प्रायिकता -1/2 है, क्या ये कथन सत्य है? आप बोलेंगे असत्य है, क्योंकि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। आपसे बोला गया कि एक घटना की प्रायिकता 1.3 है, आप बोलेंगे गलत, क्योंकि प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता। तो ये भी इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। ठीक हो गया। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का जी वाला पार्ट देखिए। दिए गए चित्र में ये त्रिभुज है, इसका आधार है। दिए गए चित्र में BC समांतर है DE के। ये BC जो है इस DE के समांतर है। आधार के समांतर रेखा है BC, तो x का मान चाहिए। AB 1 है, BD x है, AC 2 सेंटीमीटर है और C कितना है? 6 सेंटीमीटर है। ऐसा क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क्स का आता ही आता है। तो क्या प्रमेय पढ़ी आपने कि आधार के समांतर एक ऐसा रेखाखंड हो जो त्रिभुज की 2 भुजाओं को काटे, ये इसके समांतर है। ठीक है, तो ये त्रिभुज की भुजाओं को ये काट रहा है ना। तो क्या होता है, आप जानते हैं कि AB बटे BD बराबर AC बटे CE। ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। तो क्या प्रमेय है कि AB बटे BD बराबर AC बटे CE। तो AB क्या है? AB है 1, BD कितना है? BD है x, बराबर AC कितना है? AC है 2 बटे CE कितना है? 6। ठीक हो गया। अब देखो, इसको मैं काट लेता हूँ। 2 एकम 2, 2 3 6, तो मेरे पास हो गया 1/x इज इक्वल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, तो x की गुणा 1 के साथ हुई तो x बराबर इसकी गुणा यहाँ होगी तो 3। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 3। x का मान होगा, तो ये वाला आंसर है सही। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपने रफ में करनी है यदि ये बहुविकल्पी में आता है, और यदि 1 मार्क्स में आता है तब कैलकुलेशन आपने देनी है। तो विकल्प, इसका आंसर लिख देता हूं मैं, विकल्प सेकंड क्या है? 3 सेंटीमीटर सही उत्तर है। बस इतना एक लाइन आप लिख देंगे। ठीक हो गया। अब चलिए द्विघात समीकरण x² + 2x + k = 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान होगा। ऐसा प्रश्न भी कई बार बोर्ड में पूछा जाता है।
तो इसकी भी आप तैयारी कर लीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसको हल करके, समझा करके, ठीक है। बोर्ड में भी और भी प्रकार के प्रश्न आएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ। यह है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है? यहाँ पर जो मेरे पास द्विघात समीकरण दे रखी है वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के बराबर 0। यह है द्विघात समीकरण। द्विघात का मतलब हुआ कि x में ये दो घात है, x में दो घात है, ये द्विघात समीकरण हो गया। समीकरण आप जानते हैं बराबर का चिन्ह होता है, बाएं पक्ष होता है, दाएं पक्ष होता है। x की घात 2 है तो द्विघात समीकरण। पेपर में कभी आता है प्रश्न कि द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, पर यह a शून्य नहीं होना चाहिए। यदि a शून्य होगा तो 0 हो गया, तो तब x की दो घात रही नहीं, तब तो x की एक ही घात है, तो द्विघात नहीं बनाए, ठीक है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या द्विघात समीकरण का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। और ये भी द्विघात है क्योंकि x की दो घात है, यहाँ पर भी x की दो घात है। तो इन दोनों की तुलना करता हूँ, कंपेयरिंग इसके और इसके। देखो एक्स स्क्वायर, इसमें कितने का गुणा है? 1 का, कुछ नहीं तो 1 है, तो a की जगह 1 हो गया, a इज इक्वल टू 1। bx 2x, x b की जगह क्या है? 2 है, तो b लिख देता हूँ 2, और प्लस c प्लस k, तो c बराबर k। तो द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, मूल बराबर हैं, द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं। इसके लिए क्या कंडीशन होती है? द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। द्विघात समीकरण के मूल बराबर कब होते हैं? उसके लिए क्या कंडीशन है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं? समान होते हैं, बराबर होते हैं। ये तो यहाँ पर दिया हुआ है मूल बराबर है, यहाँ हमको दिया हुआ है। यदि ये कहा जाता कि दिखाए कि इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, तब आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना था। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए तो द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं। मूल मतलब x के दो मान, x के दो मान होंगे। यहाँ द्विघात समीकरण में x के दो मान होंगे, उन्हीं को मूल बोलते हैं या हल बोलते हैं, ठीक है ना। तो x के दो ऐसे मान निकलेंगे जिसके लिए यह 0 हो जाएगा, तो उन्हें कहते हैं मूल, ठीक है, या हल। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा जब द्विघात समीकरण के मूल बराबर है। हमको दे रखा है द्विघात समीकरण के मूल बराबर है। अब वैल्यू रख दो, b कितना है? 2 है, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? a 1 है, इंटू c कितना है? k बराबर 0। तो 2 का स्क्वायर है 4 माइनस 4k बराबर 0। ये वहाँ जाके प्लस हो जाता, तो 4k बराबर 4 माइनस 4k वहाँ जाके प्लस 4k बराबर 4, तो 4 गुणा k बराबर 4, तो k बराबर ये 4 इसके नीचे आ जाएगा, 4/4, 4 एकम 4, तो k इज इक्वल टू 1। तो आपको पूछा गया है k का मान होगा, तो ये उत्तर सही है 1, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा विकल्प सेकंड में क्या? 1 सही उत्तर है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, आइए। आइडियल स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यदि sin a इज इक्वल टू 4/5 तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं, 2, 3, 4, तो एक एक करके करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। हमारे पास क्या दिया हुआ है? sin a इज इक्वल टू 4/5।
देखिए जब इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे ना एक एक नंबर के 1 मार्क्स के, जितना शॉर्ट हो सके उतना करना, लंबा मत करना, समय अपना आगे के लिए बचाना। ठीक हो गया। तो चलो एक त्रिभुज बनाता हूँ, एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ मैं। ए बी सी, यह है राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर 90 अंश का कोण है। ठीक है, या मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ सी। ठीक है, ए बी और सी। अब इसको ध्यान से देखिए आप, साइन ए कोण क्या है, ए कोण ये है, ये बी कोण है, सी कोण है, ये 90 अंश का कोण है, इसके सामने की भुजा कर्ण है। ठीक है, आधार और लंब कोण पर निर्भर करते हैं। तो इस कोण की जब बात हो रही है तो इस कोण के लिए ये हो जाएगा लंब, ये लंब है, और ये बन जाएगा आधार। फिर से देखिए, इस कोण के लिए, इस एंगल के लिए ये बन जाएगा लंब परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस आधार। अब ये कर्ण तो है, ये 90 अंश के कोण के सामने की भुजा। इस कोण के लिए ये बन जाएगा लंब, ये बन जाएगा आधार। इस कोण के लिए ये लंब और ये क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है, क्योंकि मैंने इसके बाद 10ab चाहिए, मेरे पास 10ab चाहिए। तो साइन ए बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो लंब क्या है, 4, तो इस ए के लिए लंब है ये, और कर्ण कितना है, 5, ये 5 है। ठीक है, तो यदि मैं 10a का मान निकालना चाहता हूँ, 10a बराबर 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो मुझे ये भुजा चाहिए। और वो निकालूंगा मैं किससे, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कि ए सी का वर्ग, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ए सी का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग ए बी वर्ग प्लस लंब का वर्ग बी सी का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है। तो ए सी कितना हुआ, ये 5 सेंटीमीटर है, 5 का वर्ग बराबर ए बी, ये तो मालूम नहीं है, इसको रहने दीजिए ऐसी, प्लस बी सी है 4 का वर्ग, 5 का वर्ग हुआ 25 बराबर ए बी स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग हुआ 16। अब ए बी स्क्वायर का मान चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर प्लस यहाँ की माइनस हो जाएगा 25 माइनस 16, तो ए बी स्क्वायर बराबर 9, ए बी स्क्वायर 9 हो गया। आप देखिए यहाँ लिख लेता हूँ, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो यदि मैं ए बी का मान निकालना चाहूँगा तो इसका लूँगा वर्गमूल स्क्वायर रूट 9। ठीक है, ए बी स्क्वायर 9, तो ए बी निकालना तो इसका वर्गमूल, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, 3 या 9, तो 3 हो गया। तो ए बी आ गया 3, ए बी कितना हो गया 3, ये 3 हो गया। ठीक हो गया। अब निकालना क्या है, tan a, तो tan a बराबर होता है लंब बटे आधार परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो a के लिए, इसके लिए ये लंब है, ये आधार है, तो ये 4/3 हो गया, लंब 4 है, ये लंब हो गया 4 और आधार हो गया 3, तो 4/3 हो गया 10a। ठीक है, इस रूप में करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान आप कोण का रखेंगे कि जब इस कोण के सामने की बात आएगी तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। इस कोण के लिए निकालना होगा तो ये लंब हो जाएगी, आधार हो जाएगा। कर्ण 90 अंश के कोण के सामने की भुजा है। ठीक हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पर सॉल्व मैं कर रहा हूँ। आप 1 मार्क्स का क्वेश्चन जितना शॉर्ट कर सकते हैं उसको करिए। ठीक है, अपने समय को आपको बचाना है, अपने समय को आपको बचाना है। आगे बड़े क्वेश्चन आएंगे उनके लिए, इसलिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं देनी है, एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, समय नहीं देना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का
सॉल्यूशन देखते हैं। आइए, वो कह रहे हैं कि AP का nवां पद, AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, इसका nवां पद है, क्या है, 2n+1। nवां पद, n आ रखा देखो, ठीक है। तो AP का 8वां पद, तो आप जानते हैं कि nवां पद को आप an भी लिख सकते हैं या tn भी लिख सकते हैं। तो an बराबर 2n+1, या यहाँ पर tn भी कर सकते हैं। tn, an बोलो tn बोलो, एक ही बात है, ये दिया हुआ है आपको। तो AP का 8वां पद, तो 8वां मतलब n बराबर 8, 8वां पद, तो इसका मतलब n बराबर क्या है, 8 है। तो A8 कितना हो जाएगा, जहाँ n है वहाँ 8 रख दीजिए, तो 2n का मतलब हुआ 2 गुणा गया n मतलब 8+1, तो 8 जा 16+1, तो ये हो जाएगा 17। तो AP का 8वां पद हो गया 17। तो यहाँ पर लिख देंगे AP का 8वां पद, AP का 8वां पद हो गया 17। ठीक हो गया। इस रूप में करेंगे डियर स्टूडेंट, सिंपल से सिंपल, जितना 1 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर जितना शॉर्ट आप कर सकते हैं उतना शॉर्ट आप करिए उसको, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। आइए, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, उसको देखिए आप, यही है क्वेश्चन नंबर 4, ये लिखा हुआ है। इसका मैं सॉल्यूशन कर लेता हूँ यहीं पर। क्वेश्चन नंबर 4, 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करिए। इसको किस रूप में लिखना है, प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन के रूप में, अभाज्य गुणनखंड। तो पहले तो थोड़ा समझ लीजिए, अभाज्य संख्या कौन कौन होती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। कभी प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि सम अभाज्य संख्या बताइए, तो सम अभाज्य संख्या एक ही है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी यही है और सम भी है। सम संख्या है ना, 2, 4, 6, तो ये सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, या ये अपने आप में सम अभाज्य संख्या भी है। 2 है, फिर 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये चलता रहेगा, 17 है, ये अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या में एक और स्वयं का भाग तो जाता है, इसके अलावा किसी और का भी जाता है। जैसे 4 में 1 का भी भाग जाता है, 4 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, इसलिए इसका नाम है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। यह है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। इसमें केवल 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, इसमें केवल 1 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, इसमें केवल 1 का भाग जाएगा, 5 का जाएगा, औरों का नहीं जाएगा। तो यह भाज्य संख्या है, ठीक। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4, 6, फिर उसके बाद 4 के बाद 6, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, ये चलता रहेगा आगे। ये भाज्य संख्या है। और एक क्या है, 1 न तो भाज्य है न अभाज्य, एक न तो भाज्य है और न अभाज्य, ठीक है। तो ये मैंने आपको अतिरिक्त जानकारी दी थी। अब चलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स, उनका कहने का मतलब ये है कि इसके पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करिए और फिर अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए। अब आप देखो 3825 को मैं अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखता हूँ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 बोला, 2 से भाग देंगे, 2 का भाग इसमें जाएगा नहीं, 5 है ना यहाँ पर। 3 से देखो, 3 कम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 कम 3, 3 दूनी 6, फिर 22 हो गए, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, यस 3 से इसमें भाग जा रहा है, 3 भी अभाज्य है। 3 कम 3,
अब 8 में दीजिए, 3 दूने 6, 2 बच गया 22, 3 सत्ते 21, अब बच गए 15, 3 पंजे 15। फिर अभी 3 का भाग जा रहा है, आप देखो 3 का भाग 12 में, 3 चौके 12, 7 में 3 दूने 6, 3 पंजे 15। अब 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, 3 का नहीं जाता, 3 कम 3, 3 चौके 12, फिर 5 में नहीं जाता। तो अब इसमें सीधा 5 का भाग जाना है डियर स्टूडेंट, 5 का भाग 4 में नहीं जाता, 42 में दे दो, 5 अठे 40, फिर 25, 5 पंजे 25, फिर अभी 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 35, 5 सत्ते 35, 17। अब जाएगा भाग 17 का, 17 एकम 17, 17 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, इन सबको गुणा करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। तो 3 आप लिख देंगे 3825 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 3825 बराबर, इन सब का गुणा करूंगा तो ये आएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 3, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 5 × 5 × 17। बस 3 × 3 × 5 × 5 × 17, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। और इन सबको गुणा करूंगा तो ये आएगा। और ये सब क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। इस रूप में करना 1 मार्क्स का क्वेश्चन, जितना शॉर्ट आप इसको कर सकें। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, आइए।